आइए बच्चों, अभी देखते हैं टॉपिक 5.9.1 और ये है फ्रिक्शन। यहाँ पे हम फ्रिक्शन के बारे में समझेंगे। इसके लिए जरा ये फिगर देख लीजिए। पहले समझिए कि फ्रिक्शन है क्या। देखिए, यहाँ पे किसी सरफेस के ऊपर ये m मास का ब्लॉक पड़ा हुआ है। इसका मास है m, ठीक है, हैवी ब्लॉक है। अब आप इसके ऊपर ऐसे आगे की ओर थोड़ा सा फोर्स लगाते हो, थोड़ा सा फोर्स F लगाते हो, तो ये ब्लॉक स्लाइड नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ? दरअसल तो होना क्या चाहिए था कि अगर आप इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाते हो तो इसको एक्सेलेरेशन मिलेगा। एक्सेलेरेशन A इज इक्वल टू F अपॉन M, राइट। लेकिन यहां पे तो मोशन ही नहीं हो रही, तो ये एक्सेलेरेशन तो होने का सवाल ही नहीं है। तो अब क्वेश्चन है कि मोशन हुई क्यों नहीं। ये डे टू डे लाइफ में ऐसा बनता ही है, लेकिन हम इसके बारे में कभी सोचते नहीं है। अब इसका फिजिक्स समझिए आप। अगर आपने फोर्स लगाया फिर भी इसकी मोशन नहीं हुई, तो इसका मतलब यह हुआ कि इसको मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इस तरफ किसी तरह का फोर्स लगता होना चाहिए, और यह फोर्स ही है फ्रिक्शन फोर्स, या फिर शॉर्ट में कहे तो फ्रिक्शन। इसमें भी स्पेसिफिकली ये जो है Fs, इसको कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। मैं यहां पे लिख देता हूं स्टैटिक फ्रिक्शन Fs। अच्छा, अब ये Fs कितना होगा ये भी समझ लीजिए। यहां पे ऑब्वियस सी बात है कि ये Fs जो है वो F जितना ही होना चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों फोर्स सेम है तभी तो इसकी मोशन नहीं होगी ना। अगर कोई भी एक फोर्स अगर ज्यादा हुआ या कम हुआ तो ऑब्वियसली इसकी मोशन होनी चाहिए। तो ये जो फ्रिक्शन है वो आपने जो फोर्स लगाया उसके जितना ही होता है। और इसमें भी एक और बात, अगर आप थोड़ा सा फोर्स और बढ़ा दें फिर भी अगर मोशन नहीं होती, तो इसका मतलब यह हुआ कि Fs भी बढ़ गया होगा। यानी कि ये Fs स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। याद रखिए कि Fs सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, यानी कि अगर आपने फोर्स लगाया ही नहीं है तो Fs भी जीरो ही हो जाएगा अपने आप, और अगर आप F बढ़ाते जाते हो तो Fs भी अपने आप बढ़ता ही जाएगा। तो इसका मतलब तो यह हुआ कि अगर F बढ़ाते बढ़ाते Fs बढ़ता ही जाएगा तो ब्लॉक कभी हिलेगा ही नहीं। लेकिन हमारे डे टू डे लाइफ में ब्लॉक हिलता तो है ही ना। हमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है, लेकिन एक फोर्स के बाद ब्लॉक हिल जाता है, ब्लॉक स्लाइड हो जाता है। तो वो क्या बात हुई? इसका रीजन है कि ये जो Fs है ना, ये बढ़ के मैक्सिमम Fs मैक्सिमम तक जा सकता है। ये बढ़ता है वो सही बात है, लेकिन ये Fs मैक्सिमम से ज्यादा नहीं बढ़ सकता। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि Fs मैक्सिमम। देखिए, ये Fs मैक्सिमम क्या है, इसे जरा इस फिगर से समझते हैं। सपोज कि इस ब्लॉक के ऊपर आप यहां पे जो फोर्स है वो बढ़ाते जाते हो, ठीक है। अब जब आप फोर्स बढ़ाते जाओगे तो हमने यहां पे आगे बात की कि भाई Fs भी बढ़ता जाएगा। अगर F बढ़ाते हो तो Fs बढ़ता जाएगा, लेकिन Fs जो है वो Fs मैक्सिमम से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। ये Fs मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। तो Fs यानी कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, Fs मैक्सिमम उससे नहीं बढ़ेगा। अब अगर आप अपना एक्सटर्नल फोर्स जो है वो Fs मैक्सिमम से ज्यादा रख दें तो क्या होगा कि ऑब्वियसली ये ब्लॉक इस तरफ स्लाइड हो जाएगा। मैं यहां पे दिखा देता हूं कि मोशन, इस ब्लॉक की मोशन इस तरफ हो जाएगी, ठीक है। इसमें सिर्फ कंडीशन क्या है कि जो आपका एक्सटर्नल फोर्स है F डैश, ये बड़ा होना चाहिए किससे? Fs मैक्सिमम से। अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स Fs मैक्सिमम से बड़ा है तो ही ये मोशन पॉसिबल है। ऐसा एग्जांपल आप डे टू डे लाइफ में देखते भी होंगे। जैसे कि कोई भारी कबोर्ड है, उसको आप हिलाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये पहली सिचुएशन देखिए। सपोज कि ये भारी कबोर्ड है और आप उसके ऊपर कुछ फोर्स लगाते हो तो वो हिलता ही नहीं है, क्योंकि जब आप फोर्स लगा रहे हो तो उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो गया और सेम मैग्नीट्यूड का हुआ। लेकिन अगर आप ये फोर्स बढ़ाते ही जाओ तो एक लिमिट ऐसी आएगी कि ये कबोर्ड जो है वो ऐसे हिल जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो Fs है, जब आप F बढ़ा रहे हो तो Fs भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन Fs बढ़ने की एक लिमिट है, वो Fs मैक्सिमम से ज्यादा बढ़ नहीं पाएगा। इसलिए अगर आपका फोर्स ये F डैश Fs मैक्सिमम से बढ़ गया तो फिर ये ब्लॉक मोशन कर जाएगा, यानी कि जो कबोर्ड है वो मोशन कर जाएगा। अच्छा, इसमें अगर मोशन हो रही है
तो ऑब्वियसली एक्सेलेरेशन होगा। लेकिन ये एक्सेलेरेशन जरा अलग इक्वेशन से मिलेगा आपको, क्योंकि जब ये कपबोर्ड हिल जाता है, एक बार स्लाइड होना शुरू हो जाता है, तब यहां पे जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन एफ के हो जाता है, यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाता है। मैं यहां पे लिख लेता हूं काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के। देखिए इसको फिगर से भी समझा देता हूं मैं। अब ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक ऑलरेडी स्लाइड हो रहा है, ठीक है, ये ब्लॉक ऐसे स्लाइड होना शुरू हो गया है। अब अगर ये स्लाइड हो रहा है तो उस वक्त एफ एस नहीं, एफ के जितना, यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन जितना फोर्स पीछे की ओर लगता है। तो इस सिचुएशन में अगर हम एक्सेलेरेशन फाइंड करें तो एक्सेलेरेशन का इक्वेशन ऐसे आ जाएगा, एक्सेलेरेशन ए इजकल टू एफ डैश माइनस एफ के, ये रिजल्टेंट फोर्स ले रहा हूं मैं, एंड डिवाइड बाय मास एम। राइट, समझ में आ रहा है नहीं? ये आगे की ओर आप लगा रहे हो वो फोर्स है, और ये पीछे की ओर जो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है वो है। तो एफ डैश माइनस एफ के जितना रिजल्टेंट फोर्स हुआ डिवाइड बाय एम, यानी कि इतना एक्सेलेरेशन आपको मिलेगा। यहां पे ये एक्सेलेरेशन ए एफ डैश माइनस एफ के अपॉन एम जितना हो जाएगा। याद रहे कि ये जो भी फ्रिक्शन की हम बात कर रहे हैं वो फ्रिक्शन दरअसल इन दोनों सरफेसेस के बीच में होता है। यहां पे इन दोनों सरफेसेस के बीच में होता है, चाहे वो काइनेटिक हो, स्टैटिक हो, या फिर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हो। ठीक है, तो फोर्स दरअसल इन सरफेसेस पे लगता है, लेकिन उसकी जो इफेक्ट है वो ब्लॉक के सेंटर ऑफ मास पे आती है। इसलिए मैंने फ्रिक्शन को ऐसे सेंटर ऑफ मास से दिखाया है इस तरह से। आपको कभी कभी ये फ्रिक्शन फोर्स जो है ऐसे सरफेस के ऊपर पीछे की ओर मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में दिखाया होगा, बट दरअसल वो फोर्स लगता है सेंटर ऑफ मास के ऊपर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सेंटर ऑफ मास पे ही सारा फ्रिक्शन दिखाया है। चलिए अब इस एक्सेलेरेशन के इक्वेशन पे थोड़ी सी और बात करते हैं। देखिए इस फिगर में ही बात करते हैं कि आपने इस ब्लॉक के ऊपर एफ डैश जितना फोर्स लगाया और इस वजह से इसको एक्सेलेरेशन मिल गया एफ डैश माइनस एफ के अपॉन एम। ठीक है, अब ये मोशन चालू है, इस वक्त आप एफ डैश एफ के जितना कर देते हो तो क्या होगा समझिए। मैं यहां पे लिख रहा हूं कि इफ एफ डैश इज इक्वल टू एफ के, तो ऐसे में एक्सेलेरेशन ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा, है कि नहीं? यहां पे आपने एफ डैश और एफ के दोनों सेम कर दिए तो एक्सेलेरेशन जीरो है। एक्सेलेरेशन जीरो है, इसका मतलब यह हुआ कि इसकी वेलोसिटी जो है कांस्टेंट हो जाएगी, v विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। यानी कि अब यह ऑब्जेक्ट जो भी उसकी लास्ट वेलोसिटी थी उस लास्ट वेलोसिटी से कॉन्स्टेंटली मूव करता रहेगा। अब दूसरी बात, अगर ये ब्लॉक मोशन में आ जाए, इसके बाद आप एफ डैश फोर्स लगाना बंद कर दो तो क्या होगा? ये मोशन तो चालू है, ठीक है, और आपने सडनली एफ डैश बंद कर दिया तो जो एफ के लग रहा है वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है मोशन के अपोजिट है, इसलिए इसमें डी एक्सेलेरेशन होगा। मैं यहां पे लिखता हूं कि इफ एफ डैश इज जीरो then in that case acceleration will be equal to minus of fk upon m। अब देख रहे हो कि यहां पे एक्सेलेरेशन माइनस आ रहा है, यानी कि ये डी एक्सेलेरेशन है या फिर कहें कि रिटार्डेशन है। तो इस तरह से ये ब्लॉक रिटार्ड होता जाएगा और धीरे धीरे करके रुक जाएगा। ये हम डे टू डे लाइफ में देखते भी हैं, राइट? अब स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में ये एक स्टेटमेंट जरा याद रख लीजिए। स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजेस इंपेंडिंग यानी कि एक्सपेक्टेड मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए आप ब्लॉक को ऐसे फोर्स लगाते हो, ठीक है, थोड़ा सा फोर्स लगाते हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि इस तरफ ब्लॉक स्लाइड होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा क्योंकि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसे रोक रहा है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो एक्सपेक्टेड जो मोशन है ना उसको रोकता है हमेशा। इसका एक एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। देखिए सपोज कि ये जो सरफेस है वो बस के अंदर की सरफेस है, बस का फ्लोर है, ठीक है, और बस जो है वो सडनली आगे की ओर एक्सेलेरेटेड मोशन लेती है, यानी कि आगे की ओर एक्सेलेरेट होती है। तो ऐसे में दरअसल इसको तो अपनी जगह पे रुकना है, ड्यू टू इनर्शिया ये तो अपनी जगह पे रुकने की कोशिश करेगा, इस वजह से इसकी एक्सपेक्टेड मोशन पीछे हो जाएगी। तो ऐसे में फोर्स जो फ्रिक्शन फोर्स है वो आगे लगेगा। बात समझ में आ रही है? अगर बस सडनली स्टार्ट होती है यानी कि आगे की ओर एक्सेलेरेट होती है तो ये ब्लॉक तो इनर्शिया की वजह से पीछे जाने की कोशिश करेगा, है कि नहीं? तो जैसे ये पीछे जाने की कोशिश करता है तो आपको एक्सपेक्टेड मोशन, इसकी मोशन एक्सपेक्टेड इस तरफ है ना पीछे की ओर,
तो फ्रिक्शन जो है वो ऐसे में आगे की ओर लगेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, दूसरी बात हम समझ लेते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। देखिए, काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, यानी कि इस सरफेस के ऊपर ये ब्लॉक ऐसे स्लाइड कर रहा है तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो गई, राइट। अगर दोनों ही मीन्स के नीचे की सरफेस और ये ब्लॉक दोनों ही एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव मोशन जीरो हुई, तो इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर नीचे की जो सरफेस है वो माना कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है और ऊपर का ब्लॉक जो है वो उसी डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगी और उसको ये एफ के यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन अपोज करेगा। तो अभी तक हमने देखा पहले टाइप का फ्रिक्शन वो था स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर देखा हमने काइनेटिक फ्रिक्शन। अब देखते हैं हम तीसरा रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन एफआर। देखिए, इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। यहां आपके सामने एक स्मूथ सरफेस के ऊपर ये एक रिंग दिखाई हुई है, ठीक है। अब अगर इस रिंग को आप इसके ऊपर रोल कीजिए, मैं कह रहा हूं कि रोल कीजिए, इसको ऐसे घुमा के आगे ले जाइए, ठीक है, और फिर इसको छोड़ दीजिए, तो क्या होगा सोचिए। ऑब्वियसली ये रिंग ऐसे रोल होते होते आगे जाएगी। देखिए, मैं यहां पे इस रिंग को रोल करने की बात कर रहा हूं, स्लाइड करने की बिल्कुल भी नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि ये रिंग किसी एक वर्चुअल सेंटर की रिस्पेक्ट में इस तरह से रोल करते हुए आगे ले जाइए और फिर इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, ये रिंग आगे जाती रहेगी? ऑब्वियस सा आंसर है कि नहीं, रिंग थोड़ी देर के बाद रुक जाएगी। अब यहां पे एक बात सोचने लायक है। देखिए, जब ये रिंग आप इस सरफेस के ऊपर रखते हो, मैंने कहा कि ये एकदम स्मूथ सरफेस है, ठीक है, तो क्या होता है कि इसका जो कांटेक्ट पॉइंट है वो बिल्कुल शार्प होता है, एकदम बिल्कुल पॉइंट लाइक कांटेक्ट पॉइंट होता है यहाँ पे, है कि नहीं। इस रिंग की पूरी सरफेस तो यहाँ पे नीचे की सरफेस से टच नहीं हो रही, एक सिर्फ पॉइंट होता है, इस रिंग का सिर्फ एक पॉइंट होता है जो कि इस सरफेस के ऊपर टच कर रहा है, आइडियली स्पीकिंग, ठीक है ना। तो ऐसे में अगर आप इस रिंग को रोल करते हो तो इसमें स्लाइडिंग तो हुआ नहीं, बिल्कुल, मैंने स्लाइडिंग के लिए तो मना किया। आप रिंग को सिर्फ रोल कर रहे हो तो स्लाइडिंग नहीं हुआ, तो स्लाइडिंग नहीं है तो इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं आएगा, राइट, क्योंकि ये रिंग इस सरफेस के ऊपर स्लाइड नहीं हो रही। जैसे कि आगे हमने देखा था कि जब ब्लॉक सरफेस के ऊपर स्लाइड होना शुरू करता है तब काइनेटिक फ्रिक्शन आता है, तो यहां पे रिंग तो कभी भी इसके ऊपर स्लाइड नहीं करनी है हमें, ठीक है, तो इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं आएगा। दूसरी बात कि यहां पे ये रिंग ऐसे स्टेडी तो नहीं पड़ी है, इसलिए इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन भी नहीं आएगा। तो फिर क्वेश्चन ये है कि अगर स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं है, काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं है, तो थोड़ी देर के बाद ये रिंग रुक क्यों जाती है? आइडियली तो ये रिंग ऐसे ही मोशन में रहनी चाहिए, रोल होती ही रहनी चाहिए, है कि नहीं। आप रिंग ले लो या फिर कोई बॉल ले लो या कुछ भी स्फीयरिकल ले लो, कोई सिलेंडर ले लो, सभी में यही देखने को मिलेगा आपको कि थोड़ी देर के बाद उसका रोल होना बंद हो जाएगा। इसकी वजह है रोलिंग फ्रिक्शन। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के ऊपर रोल होता है तब भी एक फ्रिक्शन लगता है, और वो थर्ड टाइप का फ्रिक्शन है रोलिंग फ्रिक्शन। ये रोलिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन से बहुत कम होता है, बहुत ही कम। रोलिंग फ्रिक्शन इज 10⁻² to 10⁻³ टाइम्स लेस देन काइनेटिक फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन। देखिए, काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो 100 to 1000 टाइम्स कम होता है, किससे? स्टैटिक फ्रिक्शन या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन से। इसी वजह से तो व्हील्स डिस्कवर हुए। देखिए, किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एंशिएंट टाइम में उसे घसीटा जाता था, फिर व्हील्स डिस्कवर हुए तो उसे ट्रांसपोर्ट करना बिल्कुल आसान हो गया, क्योंकि जब आप चीज को घसीटते हो, किसी बड़े से ऑब्जेक्ट को घसीटते हो तो उसमें काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। लेकिन अगर आप व्हील्स लगा के उसे रोल करते हो तो ऐसे में रोलिंग फ्रिक्शन आएगा, और रोलिंग फ्रिक्शन 100 टाइम्स या 1000 टाइम्स कम होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से, इसलिए चीजों को ट्रांसपोर्ट करना बहुत आसान हो गया। इस तरह से व्हील्स ने ह्यूमन रेस में एक बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में एक बात मैं आपको बता दूं, रोलिंग फ्रिक्शन जितना दिखता है उतना समझने में आसान नहीं है, बड़ा कॉम्प्लेक्स है ये। दरअसल होता यह है कि ये जो कांटेक्ट पॉइंट है ना,
ये जो रिंग और ये नीचे का फ्लोर, इन दोनों का कांटेक्ट पॉइंट। इस कांटेक्ट पॉइंट में जब ये व्हील या फिर रिंग या फिर कोई भी स्फीयर जो भी है वो रोल हो रहा होता है, तब इस कांटेक्ट पॉइंट में इस ऑब्जेक्ट की माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डीफॉर्मेशन होती है। इन दोनों सरफेसेस में एक बिल्कुल माइनर सा डीफॉर्मेशन होता है। अब इस डीफॉर्मेशन को ऑब्वियसली माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एक अपोजिंग फोर्स लगता है, और वो जो अपोजिंग फोर्स है वही दरअसल फ्रिक्शन है, यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन है। अब हम इन तीनों तरह के फ्रिक्शंस के इक्वेशन देखते हैं। देखिए, पहले तो ये फिगर देख लीजिए। यहां पे इस सरफेस पे ये एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, और इस ब्लॉक का मास है m, तो नीचे की ओर इसे फोर्स लग रहा होगा mg, और इस वजह से इस सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर की ओर नॉर्मल फोर्स n लगेगा। आपको पता है कि यहाँ पे n इजकल टू mg होता है, राइट। और ये जो दूसरी फिगर है इसमें ये कोई एक स्फीयर है और ये स्फीयर ऐसे रोल होते होते आगे जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे में इसको भी नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स mg लगेगा, तो ऊपर की ओर नॉर्मल फोर्स n लगेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि इन दोनों के लिए n इजकल टू mg रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर आप आगे की ओर फोर्स लगाते हो ऐसे, ये F, तो इसे पीछे की ओर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, स्मॉल f। अब ये फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन भी हो सकता है या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन भी हो सकता है, डिपेंड किया। अगर ये स्लाइड नहीं कर रहा है तो पीछे की ओर स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, अगर ये स्लाइड करने लग जाता है तो पीछे की ओर काइनेटिक फ्रिक्शन या फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन आएगा। अब इस दूसरी फिगर में जब आप इस स्फीयर को आगे की ओर रोल करते हो तो इसे पीछे की ओर जो फोर्स लगेगा वो ऑब्वियसली होगा रोलिंग फ्रिक्शन Fr। यहां पे आएगा रोलिंग फ्रिक्शन Fr। हम इसे स्लाइड नहीं कर रहे, याद रखिएगा, हम इसे स्लाइड नहीं कर रहे, हम इसे रोल करके आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए, अब इनके जो इक्वेशंस हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, मैं एक साथ सभी इक्वेशंस आपको यहां पे बता रहा हूं। पहला है स्टैटिक फ्रिक्शन का। स्टैटिक फ्रिक्शन Fs इजकल टू F एक्सटर्नल। ये बात हमने आगे देखी थी। जब तक ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है तब तक आप जो फोर्स लगा रहे हो उतना ही पीछे की ओर स्टैटिक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता जाता है, यानी कि Fs इजकल टू F एक्सटर्नल। और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन Fs मैक्सिमम, इसका एक इक्वेशन है μSn। देखिए, Fs जो है वो वेरिएबल फोर्स है, वो डिपेंड करता है F एक्सटर्नल के ऊपर, जबकि Fs मैक्सिमम एक फिक्स वैल्यू है, वो है μSn जितना। यहां पे μs यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मैं अभी आगे लिख दूंगा, आप सुन लीजिए, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये जो n है वो है ये नॉर्मल फोर्स इसमें जो लग रहा है वो, ठीक है। फिर काइनेटिक फ्रिक्शन का इक्वेशन भी इसकी तरह ही है। काइनेटिक फ्रिक्शन Fk इजकल टू μkn। यहां पे μk यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन या फिर कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं इसको, और n यानी कि नॉर्मल फोर्स। फिर रोलिंग फ्रिक्शन, तो रोलिंग फ्रिक्शन Fr इजकल टू μrn, जहां पे μr यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। देखिए, किसी भी एक ही ऑब्जेक्ट के लिए μs, μk और μr की वैल्यू अलग अलग होती है। इसमें भी μs और μk की वैल्यू नियर अबाउट सेम होती है। थोड़ा सा डिफरेंट होता है ऑब्वियसली, μs से μk कम ही होता है, लेकिन μs और μk की कंपैरिजन में μr तो बहुत ही कम होता है। ऑलमोस्ट 10⁻² से लेके 10⁻³ के ऑर्डर में होता है, यानी कि 100 से लेके 1000 टाइम्स कम होती है वैल्यू इसकी μr की। तो इस तरह से μs और μk नियर अबाउट सेम होते हैं और μr बहुत ही कम होता है। तो ऑब्वियस ही बात है कि Fs मैक्सिमम और Fk नियर अबाउट सेम हो सकते हैं, लेकिन Fr तो बहुत ही कम होगा। अब मैं इन तीनों के नाम यहां पे लिख देता हूं। देखिए, μs यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, μk यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और μr यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। इसमें भी μr जो है सबसे कम होता है। μr इज लेस देन μk इज लेस देन μs, इसलिए जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो सबसे कम रहता है। Fr इज लेस देन Fk इज लेस देन Fs मैक्सिमम। याद रहे, यहां पे आप Fs नहीं लिख सकते
क्योंकि Fs तो वेरिएबल है, वो तो कभी Fk से बड़ा भी हो सकता है, कभी Fk से कम भी हो सकता है। Fs तो डिपेंड करता है कि एक्सटर्नल फोर्स कितना लगा है, लेकिन Fs मैक्सिमम जो है वो हाईएस्ट फ्रिक्शन फोर्स है। इससे कम होता है Fk और इससे कम होता है Fr। चलिए अब फ्रिक्शन के बारे में थोड़ी और बातें करते हैं। देखिए, फ्रिक्शन अनअवॉइडेबल है, आप इसे ओमिट नहीं कर सकते, आप सिर्फ इसे कम कर सकते हो। मीन्स फ्रिक्शन किसी तरह से जीरो नहीं किया जा सकता, फ्रिक्शन सिर्फ कम किया जा सकता है। तो ये कम करने की मेथड क्या है ये समझते हैं हम। तो देखते हैं हाउ टू रिड्यूस फ्रिक्शन। देखिए, वी ऑफन रिगार्ड फ्रिक्शन एज समथिंग अनडिजायरेबल। In many situations, like in machine with different moving parts, friction does have a negative role. It opposes relative motion and thereby dissipates power in the form of heat. यानी कि फ्रिक्शन ज़्यादातर अनडिजायरेबल है, हमें ज़्यादातर फ्रिक्शन चाहिए नहीं होता है, और ज़्यादातर सिचुएशन में ये फ्रिक्शन जो है वो मशीन के मूविंग पार्ट्स में एक नेगेटिव रोल प्ले करता है, क्योंकि वो जो रिलेटिव मोशन होती है, जहां भी मशीन में रिलेटिव मोशन हो रही है उसे वो अपोज करता है, और उसमें फ्रिक्शन की वजह से हीट डिसिपेट होती है, और इस हीट के डिसिपेशन में थोड़ा सा इंजन का पावर वेस्ट हो जाता है, यूजलेस चला जाता है, राइट। नेक्स्ट, lubricants are a way of reducing kinetic friction in a machine. Another way is to use ball bearings between two moving parts of a machine, which is shown in a figure 15.13a. मैं अभी आपको ये फिगर दिखाता हूँ। लेकिन देखिए, फ्रिक्शन आप ओमिट तो कर ही नहीं सकते हो, लेकिन आप उसे रिड्यूस कर सकते हो। तो ये रिड्यूस करने के लिए लुब्रिकेंट्स यूज किए जाते हैं। आप जो इंजन में इंजन ऑयल डालते हो वो दरअसल एक तरह का लुब्रिकेंट है, आप जो ग्रीस लगाते हो वो एक तरह का लुब्रिकेंट है। तो ये जो लुब्रिकेंट है वो काइनेटिक फ्रिक्शन को कम करता है मशीन्स में, और इस वजह से जो हीट डिसिपेशन होती है वो कम होती है। साथ ही साथ मशीन के पार्ट्स घिसते नहीं है, तो वेयर एंड टेयर भी बहुत ही कम होता है, राइट। दूसरा एक रास्ता है बॉल बेरिंग यूज करने का, जहां पे दो मूविंग पार्ट्स हो वहां पे आप बॉल बेरिंग यूज कर सकते हो। आपने कई सारी मोटर्स में, फैन में और मशीन्स में बेरिंग्स देखे होंगे, बॉल बेरिंग्स, इसका पूरा नाम है बॉल बेरिंग्स, हम शॉर्ट में फिर बेरिंग्स बोलते हैं। तो ये जो बॉल बेरिंग है वो दरअसल फ्रिक्शन को बहुत ही रिड्यूस कर सकते हैं। वो कैसे रिड्यूस होता है मैं आपको समझाता हूँ। इसके लिए ये फिगर देखिए, यहाँ पे ये बॉल बेरिंग का एक कटा हुआ हिस्सा दिखाया गया है, ठीक है। ये आउटर रिंग है और ये इनर रिंग है, और इन दोनों के बीच में इस तरह से बॉल्स घूमते होते हैं। अब जहां भी कोई एक्सेल आती है तो वहां पे एक्सेल में क्या करते हैं कि ये जो आउटर रिंग है वो इंजन की बॉडी में फिट हो जाता है, और जो एक्सेल है उसमें ये इनर रिंग फिट हो जाती है। अब जब ये एक्सेल ऐसे घूमती है तो ये इनर रिंग ऐसे घूमती है, तो इस वजह से ये सारे बॉल्स जो हैं ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, ठीक है। अगर इनर रिंग ऐसे घूम रही है क्लॉकवाइज, तो ये सारे बॉल्स ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। अब क्योंकि ये बॉल्स हैं और ये घूम रहे हैं, स्लाइड नहीं हो रहे, इसलिए इसमें ना तो स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, ना तो इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, बट ओनली रोलिंग फ्रिक्शन आएगा। अब हमने आगे ही बात कर ली कि रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है, ऑलमोस्ट 100 to 1000 टाइम्स कम। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा वो रोलिंग फ्रिक्शन होगा, यानी कि वो बहुत ही कम होगा। इससे इसमें हीट डिसिपेट भी कम होगी, और साथ ही साथ फ्रिक्शन में जो एनर्जी लॉस हो जाता है वो भी कम होगा। तो ये ज़्यादा देर तक ऐसे घूमता रह सकता है। देखिए, यही बात यहाँ पे लेफ्ट साइड के पैरा में लिखी है। सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन बिटवीन बॉल बेरिंग्स एंड द सरफेस इन कॉन्टेक्ट इज वेरी स्मॉल, पावर डिसिपेशन इज रिड्यूस्ड। आई बात समझ में? अब देखिए, अब ये सेकंड फिगर जो है वो देखिए, यहां पे ये एक प्लास्टिक की फ्लैट डिस्क है, इसमें एक छोटा सा होल किया हुआ है, और इस होल के ऊपर ये बलून लगा के उसे इन्फ्लेट कर दिया, इसमें हवा भरती है। अब इसको, यानी कि ये प्लास्टिक की जो डिस्क है ना, इसको
आप एकदम प्लेन और स्मूथ सरफेस के ऊपर रख दीजिए। अब होगा क्या, जब इस बलून में से हवा यहां से इस होल से पास होते हुए इस डिस्क के नीचे से पास होगी, समझिए ये हवा यहां से इस होल से होते हुए इस प्लास्टिक की डिस्क के नीचे से ऐसे चारों तरफ से पास होगी, राइट। तो क्या होगा कि इस प्लास्टिक की डिस्क के नीचे और जो नीचे की प्लेन स्मूथ सरफेस है उसके ऊपर एक एयर का कुशन बन जाएगा, एक तरह से एयर का कुशन बन जाएगा। अब बात को समझ लीजिए ठीक से, ये प्लास्टिक की डिस्क और जो नीचे की सरफेस है उसके बीच में एयर पास हो रही है, ऐसे एयर पास हो रही है, इसलिए वहां पे एक तरह से कह सकते कि एयर का कुशन बन जाएगा। और ये जो एयर का कुशन है उसमें एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और एयर मॉलिक्यूल्स को आप स्फेरिकल सोच लो तो आप समझ सकते हो कि इस प्लास्टिक की डिस्क और नीचे की सरफेस के बीच में एयर मॉलिक्यूल्स आ गए, तो ये एक तरह से बॉल बेरिंग जैसा ही हो गया ना फिर। तो इससे क्या होगा कि ये प्लास्टिक की डिस्क बड़ी आसानी से स्लाइड हो पाएगी। जब तक इसमें हवा भरी और हवा निकलती जा रही है तब तक ये प्लास्टिक की डिस्क बड़ी आसानी से इस सरफेस के ऊपर स्लाइड होती जाएगी। ये एक्सपेरिमेंट आप भी खुद कर सकते हो। यहाँ पे इस डिस्क के तौर पे कोई भी पुरानी सीडी रोम इसका यूज करना, और यहाँ पे ये बलून है, एक ऑर्डिनरी बलून ले लीजिए। तो एक्सपेरिमेंट करके आप देखोगे कि इस प्लास्टिक की डिस्क में कोई फ्रिक्शन ही नहीं रहा। जब तक यहाँ से हवा आ रही है तब तक इस प्लास्टिक की डिस्क और नीचे की सरफेस में कोई फ्रिक्शन ही नहीं दिखेगा आपको। इवन अगर ये नीचे की सरफेस थोड़ी सी स्लांट कर दो, थोड़ी सी स्लांट कर दो, तो ये प्लास्टिक की डिस्क उसके ऊपर स्लिप होना शुरू हो जाएगी। तो ये फ्रिक्शन रिड्यूस करने का एक दूसरा आइडिया था। देखिए यहाँ लेफ्ट साइड के पैरा में वही समझा है, अ थिन कुशन ऑफ एयर मेंटेन बिटवीन सॉलिड सरफेसेस इन रिलेटिव मोशन इज अनदर इफेक्टिव वे ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। यानी कि जहां पे दो सरफेस एक दूसरे के ऊपर रिलेटिव मोशन कर रही है उसमें एक थिन कुशन, एयर का थिन कुशन अगर बना लिया जाए तो वो फ्रिक्शन रिड्यूस करने में बड़ा ही इफेक्टिव रहती है। अभी तक हमने देखा कि फ्रिक्शन बिल्कुल अनडिजायरेबल है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि फ्रिक्शन को टोटली रिमूव तो नहीं किया जा सकता, बस उसे रिड्यूस किया जा सकता है, राइट। ये फ्रिक्शन का एक पहलू था, लेकिन फ्रिक्शन यूजफुल भी है। जरा ये भी आप समझ लीजिए। देखिए, इन मैनी प्रैक्टिकल सिचुएशन हाउएवर फ्रिक्शन इज क्रिटिकली नीडेड। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है जहां पे फ्रिक्शन दरअसल क्रिटिकली नीडेड है, बिल्कुल चाहिए। काइनेटिक फ्रिक्शन दैट डिसिपेट्स पावर इज नेवरदलेस इंपॉर्टेंट फॉर क्विकली स्टॉपिंग रिलेटिव मोशन। देखिए जैसे कि व्हीकल में ब्रेकिंग हो गया, ठीक है, तो ब्रेक कैसे लगती है? अगर फ्रिक्शन ना हो तो ब्रेक कैसे लगेगी? दरअसल जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो उसमें जो रिलेटिव मोशन हो रही है, रोड और टायर के बीच में जो रिलेटिव मोशन हो रही है वो फ्रिक्शन की वजह से ही तो रुकती है कि नहीं? तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन दरअसल इट इज मेड यूज ऑफ बाय ब्रेक्स इन मशीन्स एंड ऑटोमोबाइल्स। ये बात हमने की। सिमिलरली स्टैटिक फ्रिक्शन इज इंपॉर्टेंट इन डेली लाइफ। वी आर एबल टू वॉक बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। ये बहुत सही बात है भाई। देखिए आप चल पाते हो क्योंकि आपके पैरों और जमीन के बीच में फ्रिक्शन होता है। अगर फ्रिक्शन ना रहे तो ऑब्वियसली आप चल नहीं पाओगे, और चल रहे हो तो गिर भी सकते हो। जैसे कि आपके पैरों में अगर केले का छिलका आ जाए तो क्या होता है? जैसे केले का छिलका आता है तो फ्रिक्शन ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, वो एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। तो फ्रिक्शन ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, इसलिए हम चल नहीं पाते या फिर चलते हुए गिर जाते हैं। इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए कार टू मूव ऑन ए वेरी स्लिपरी रोड। आप जानते हो कि अगर किसी कार को आप बहुत ही स्लिपरी रोड के ऊपर ले जाओ, जैसे कि आइस के ऊपर चलाने की कोशिश करो, तो ऑब्वियसली कार उसके ऊपर चल नहीं पाएगी। ऑन एन ऑर्डिनरी रोड द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड प्रोवाइड्स द नेसेसरी एक्सटर्नल फोर्स टू एक्सलेट द कार। जब आपको कार को एक्सलेट करना है तो आप एक्सलेटर दबाते हो, तो इससे जो व्हील है उसमें एक बहुत ही हैवी टॉर्क मिलता है।
अब इस हैवी टॉर्क की वजह से अगर टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन नहीं है या कम है तो टायर स्लिप हो जाएंगे। तो ऐसे में कार को या व्हीकल को आप ठीक से एक्सीलरेट नहीं कर पाओगे, है कि नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि फ्रिक्शन व्हीकल्स में ब्रेक लगाने के लिए और इसी तरह से व्हीकल्स को एक्सीलरेट करने के लिए भी यूज होता है। आप जानते हो कि जो रेसिंग कार होती है उसके टायर्स की विड्थ बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि फरारी की बात करें तो उसके टायर की विड्थ बहुत ही ज़्यादा होती है। हमारे किसी कार की टायर के कंपैरिजन में तो आप देखिए तो उसके टायर की विड्थ बहुत ही ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि फरारी का जो इंजन है वो बहुत ही पावरफुल है। जैसे ही आप उसे एक्सलेट करते हो तो एक बहुत ही हैवी टॉर्क प्रोड्यूस होता है सभी व्हील्स में, और अगर टायर में फ्रिक्शन नहीं है तो टायर वहीं पे स्लिप हो जाएंगे। तो ऐसे में कार को पूरा जो एक्सलेट करना है वो एक्सलेट नहीं कर पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि व्हीकल्स में फ्रिक्शन दोनों तरह से यूज होता है, व्हीकल को एक्सलेट करने में या फिर व्हीकल को डी एक्सलेट करने में, यानी कि उसे ब्रेक लगाने में, दोनों में। वैसे आप देखोगे कि डे टू डे लाइफ में फ्रिक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन हम जब लिखते हैं, नोट में पेन से लिखते हैं या पेंसिल से लिखते हैं, तो उसमें फ्रिक्शन की वजह से ही दरअसल आप लिख पाते हो। अगर नोट और पेंसिल के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप लिख ही नहीं पाओगे, इवन बॉल पेन भी नहीं चलेगी इसमें, है कि नहीं। अगर फ्रिक्शन ना हो तो बोर्ड के ऊपर चौक से कैसे लिखोगे आप? फ्रिक्शन नहीं है तो चौक से लिख ही नहीं पाओगे आप, है कि नहीं। तो इस तरह से फ्रिक्शन बहुत सारे सिचुएशन में क्रिटिकली नीडेड है, उसके बिना चल ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों ये लेक्चर हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। आई होप कि ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और साथ ही मैं बता दूं कि इन सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दिए, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो हियर विथ अंशुन बलदानिया साइनिंग ऑफ, टेक केयर।